हाय एवरीवन। आज के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। चलिए आज के करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का पहला करंट अफेयर्स है, भारत में हर साल शहीद दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 30 जनवरी, ऑप्शन बी 12 मार्च, ऑप्शन सी 29 अगस्त या ऑप्शन डी 30 नवंबर। इसका सही जवाब हो जाएगा हर साल भारत में 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को हर साल शहीद दिवस मनाया जाता है। देश के स्वतंत्रता सेनानी की बहादुरी और बलिदान के सम्मान करने के लिए पूरे भारत में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण अवसर है। इस महत्वपूर्ण दिन को देश की स्वतंत्रता और संप्रभुता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले को याद किया जाता है। इसमें विभिन्न समारोह भी आयोजित किए जाते हैं। इस अवसर का महत्व हमें भारत की स्वतंत्रता के लिए अनगिनत व्यक्तियों द्वारा किए गए बलिदानों की याद दिलाने में। इस दिन को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी 23 जनवरी को। इसी की याद में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रत्येक साल 30 जनवरी को। चलिए देखते हैं 2025 में शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाएगा। यह तिथि ऐतिहासिक महत्व रखती है क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को हत्या का प्रतीक के रूप में इस दिन मनाया जाता है। उनकी हत्या की गई। वही 23 मार्च को भी शहीद दिवस मनाया जाता है जिसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान को याद किया जाता है जिन्हें 1931 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में उन्हें फांसी की सजा दी गई थी। महात्मा गांधी जी के बारे में जानते हैं, इनका कार्यकाल कैसा रहा, ऐतिहासिक इनके बारे में जानते हैं। महात्मा गांधी एक वकील से अहिंसा, सत्याग्रह और सिद्धांतों के माध्यम से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख नेता के रूप में उभरे। उनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। उनका जन्म 1869 में 2 अक्टूबर को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनकी ऐतिहासिक कार्यकाल देखते हैं कि 1894 में भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किए थे। वही 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। वही 1917 में भारत में सबसे पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किए थे जो ब्रिटिश के खिलाफ नील बगान के मालिकों के खिलाफ लड़ा गया था। ये उनका पहला महत्वपूर्ण सत्याग्रह था। 1920 में वो असहयोग आंदोलन शुरू किया जिसमें भारतीयों से ब्रिटिश वस्तु और संस्थाओं का बहिष्कार करने का आग्रह किया था पूरे भारतवर्ष में। दांडी मार्च 1930 में किए थे जिसमें 240 मील पैदल चले थे। वो नमक के खिलाफ था, नमक पर टैक्स लगाया गया था। 1931 में भारतीय स्वशासन पर चर्चा करने के लिए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत की गई थी और 1948 में 30 जनवरी को दिल्ली में नाथूराम गोडसे के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। उन्हीं की याद में 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हम देखते हैं जैसे इस दिन राष्ट्रीय समारोह के रूप में मनाया जाता है। 30 जनवरी को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अन्य गणमान्य व्यक्ति महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए नई दिल्ली के राजघाट पर एकत्रित होते हैं और शहीदों की याद में पूरे देश के सुबह 11 बजे 2 मिनट की मौन रखा जाता है। उनकी विरासत का सम्मान करने के लिए पुष्पांजलि और प्रार्थनाएं सभाएं भी रखी जाती है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। लिडार तकनीक को निम्नलिखित में से किसमें प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए बाढ़ क्षेत्रों को मानचित्रण के लिए, ऑप्शन बी वन और वृक्ष का अध्ययन करने के लिए, ऑप्शन सी तटीय क्षेत्र का मानचित्रण के लिए, ऑप्शन डी आर्कोलॉजी के लिए। इसका चारों जवाब सही हो जाएगा। ये लिडार तकनीक चारों में उपयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। लिडार तकनीक जिसे लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग कहा जाता है एक रिमोट सेंसिंग तकनीक है जो एक सेंसर की रेंज के मापने के लिए लेजर के रूप में प्रकाश का उपयोग करता है जिसे आमतौर पर एक विमान में लगाया जाता है और यह पृथ्वी की सतह पर होता है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार लिडार डेटा का उपयोग 10 सेंटीमीटर तक वर्टिकल सटीकता को साथ जमीन की ऊंचाई के हाईयर रेजोल्यूशन 3D मॉडल बनाने के लिए किया जा सकता है। इसका एप्लीकेशन क्या क्या है, काम कहाँ होता है? लिडार तकनीक का उपयोग पृथ्वी के आकार, सतह के गुणों के बारे में सटीक 3 डायमेंशनल डेटा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। इसमें निसंदेह भूगोलवेत्ता, नीति निर्माताओं और संरक्षणवादियों, इंजीनियरों के लिए मूल्यवान जानकारी प्रदान करता है। हालांकि हाल ही के वर्षों में लिडार में पुरातात्विक खोज उपकरण के लिए भी इसकी क्षमता को उपयोग किया गया है। ये बाढ़ क्षेत्रों का मानचित्रण के लिए किया जाता है उपयोग, वन क्षेत्रों के अध्ययन के लिए भी किया जाता है। लिडार कैसे काम करता है? लिडार में एक लेजर, एक स्कैनर और एक जीपीएस रिसीवर मिलकर लिडार तकनीक को बनाता है। ये 3 चीजें मिलकर बनती है, लेजर, स्कैनर और जीपीएस रिसीवर, तीनों मिलकर लिडार उपकरण बनता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चांगई 5 मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी रूस या ऑप्शन सी अमेरिका या ऑप्शन सी चीन। इसका सही जवाब हो जाएगा चीन के द्वारा ये लॉन्च किया गया था मिशन चंद्रमा के लिए, चांगई 5 मिशन। चीन विज्ञान अकादमी के अनुसार चांगई 5 मिशन द्वारा एकत्रित चंद्रमा से जो मिट्टी के नमूने लाया गया था उसमें पता चला है कि पानी का उसमें अणु है, वो पानी की खोज किया। वही भारत में भी 2009 में चंद्रमा 1 मिशन में चंद्रमा पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की खोज की थी। चलिए देखते हैं अगला सवाल। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 29 जनवरी 2025 को अपना 100वां मिशन मनाया? ऑप्शन ए जाक्सा, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी नासा या ऑप्शन डी सुकार्को। इसका सही जवाब होगा इसरो। इसरो का 100वां मिशन था जो 29 जनवरी को। देखते हैं न्यूज में क्यों था। अपने ऐतिहासिक 100वें प्रक्षेपण में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 29 जनवरी को श्रीहरिकोटा से GSLV
F-15 के माध्यम से नेविगेशन सैटेलाइट NVS-2 को सफलतापूर्वक कक्षा में ऑर्बिट में स्थापित कर दिया है। ये भारत इसरो के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। NVS-2 भारत की रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम नेविक नेविगेशन एंड इंडियन कॉन्स्टलेशन का एक हिस्सा है जो स्थिति निर्धारण को सटीकता को बढ़ाएगा। यह उपग्रह IRNSS-1E उपग्रह का स्थान लेगा तथा भारत में नेविगेशन प्रणाली को उन्नत क्षमता से जोड़ेगा। नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन नेविक, जिसे पहले भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम कहा जाता था, भारत की स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट है। इसे याद रखेंगे, ये भारत का अपना है नेविक, जिससे पहले क्या कहा जाता था, IRNSS। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अलेक्जेंडर लुकाशेंको किस देश के राष्ट्रपति चुना गया? ऑप्शन ए बेलारूस, ऑप्शन बी पोलैंड, ऑप्शन सी लिथुआनिया, ऑप्शन डी लातविया। इसका सही जवाब हो जाएगा वो बेलारूस के राष्ट्रपति चुने गए। चलिए देखते हैं न्यूज में क्यों थे। केंद्रीय चुनाव आयोग के अनुसार अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने 86% वोट के साथ बेलारूसी राष्ट्रपति के रूप में सातवीं बार जीत हासिल किया है। पूरे यूरोप के कार्यकाल में, पूरे यूरोप देश में जितने भी यूरोपीय देश है, सभी में सबसे ज्यादा सालों तक सत्ता में रहने वाला राष्ट्रपति बनाई है। इसका नाम है, याद रखेंगे, अलेक्जेंडर लुकाशेंको। लुकाशेंको ने 1994 से लेकर अब तक हर राष्ट्रपति चुनाव जीता है, 7वीं बार जीता। लगभग 30 सालों से ये जीतता आ रहा है। पूरे यूरोप के इतिहास में इससे लंबा कार्यकाल किसी राष्ट्रपति का नहीं रहा है। बेलारूस जो है, इसके बारे में मैप में देखते हैं। ये एक क्या है, बेलारूस जो है ये भूमि से घिरा हुआ देश है और इसके आसपास के देश को देखते हैं जो हमेशा न्यूज में रहता ही है। इसके उत्तर पूर्व में रसिया है, उत्तर में लातविया है और उत्तर में लिथुआनिया भी है। वही पश्चिम में पोलैंड है और दक्षिण में यूक्रेन है। ये 5 देशों से घिरा हुआ है, रसिया, यूक्रेन, पोलैंड, लिथुआनिया और लातविया। ये 5 देशों से घिरा हुआ एक देश है। इसका राजधानी कहाँ है? मिन्स्क में है और इसका सबसे बड़ा शहर भी मिन्स्क है और राजधानी भी मिन्स्क है। इसको याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए देखते हैं कल के करंट अफेयर्स को। कल का पहला करंट अफेयर्स था, निम्नलिखित में से किसे पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी अर्थात पंजाब के शेर के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल था, भारत में विश्व कुष्ठ दिवस वर्ल्ड लेप्रोसी डे कब मनाया जाता है? भारत में मनाया जाता है 30 जनवरी को प्रत्येक साल गांधी जी के पुण्यतिथि पे। वैसे पूरी दुनिया में हर साल जनवरी के आखिरी संडे को मनाया जाता है, इसे याद रखेंगे। अगला सवाल था, किस भारतीय संस्था ने टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंक 2025 में दुनिया के 100 विश्वविद्यालयों में अपना स्थान प्राप्त किया है? इसका सही जवाब हो जाएगा IIS बेंगलुरु को, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को मिला है 96वां रैंक मिला है बेंगलुरु को। भारत का एकमात्र इंस्टीट्यूट है जो 100वें रैंक में स्थान प्राप्त किया है, 96वां रैंक है बेंगलुरु। अगला सवाल था, यूरोड्रोन प्रोग्राम के आधिकारिक तौर पर कौन सा देश पर्यवेक्षक राज्य बन गया है, ऑब्जर्वर बना है? इसका सही जवाब होगा भारत इसमें ऑब्जर्वर स्टेटस प्राप्त कर लिया है यूरोड्रोन प्रोग्राम के तहत। ये यूरोप का अपना प्रोग्राम है। अगला सवाल था, किस देश ने जनवरी 2025 में अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव का उद्घाटन किया है? ये नेपाल किया है। ये इसका नेपाल का पहला अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना फेस्टिवल था। अगला सवाल था, कैस्पियन सागर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कैस्पियन सागर दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय है, इनलैंड वाटर बॉडी है। यह समुद्र कानून यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ द सी के द्वारा शासित होता है। यह ऑप्शन डी, ये जॉर्जिया, ईरान, कजाकिस्तान, रूस और तुर्कमेनिस्तान से घिरा हुआ है। इसका ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी भी गलत होगा क्योंकि ये 5 देशों द्वारा शासित होता है। क्योंकि कैस्पियन सागर को सागर की तरह नहीं, इसे एक लेक की तरह, झील के रूप में क्लासिफाइड किया गया है, इसीलिए सागर नहीं है। और ये सही है कि दुनिया का सबसे बड़ा इनलैंड वाटर बॉडी है। इसके आसपास के देश है, आपको कजाकिस्तान है जो उत्तर पूर्व में है, वही पूर्व में तुर्कमेनिस्तान है, दक्षिण में ईरान है और पश्चिम में है अजरबैजान और रसिया आपको उत्तर पश्चिम में, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस इतना ही। तब तक के लिए स्टे फोकस्ड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू एंड टेक केयर।